होली का त्योहार अपने साथ न जाने कितने सारे रंग लेकर आता है। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला। लेकिन प्रेमचंद के जीवन में तो इन दिनों सिर्फ एक ही रंग है, और वो रंग है काला। प्रेमचंद 70 साल के हैं। अब इस उम्र में न तो पांव ठीक से चलते हैं और न ही हाथ। फिर भी वो अनाज की बोरियां उठाकर ट्रक से गोदाम में डाल रहे थे। अरे जल्दी करो जल्दी, ये क्या कछुए की तरह चल रहे हो? हाँ साहब, कर रहा हूं। लेकिन आज प्रेमचंद की तबीयत बहुत ही नासाज थी। वो अनाज के बोरे को लेकर चल तो रहे थे, लेकिन उसका सिर चकरा रहा था। वो किसी तरह अपने आप पर नियंत्रण कर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा रहा है? प्रेमचंद धम से गिर पड़े और उनका सिर सामने की दीवार से जा टकराया और उससे खून बहने लगा। हे भगवान, अब कितनी परीक्षा लेगा तू? थकता नहीं है क्या तू? प्रेमचंद की पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था। उसका इकलौता बेटा रमेश हाथ रिक्शा चलाता था। एक दिन जब वो रात को घर वापस लौट रहा था तो उसके रिक्शे की एक ट्रक से टक्कर हो गई। उसने सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। रमेश की पत्नी और उसकी 5 साल की बेटी गुंजा, जो देख नहीं सकती थी, उसे जब अपने पिता के बारे में पता लगा तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपको? अरे इस तरह मैं अकेला छोड़कर कहाँ चले गए आप? छोटी सी गुंजा के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। आखिर वो अपने पिता की दुलारी जो थी, पल में सब खत्म हो गया था। बूढ़े प्रेमचंद के आंसू तो लगता था कि आंखों में ही सिमट गए हैं। वो रो तो नहीं रहे थे, लेकिन दर्द इतना था कि वो किसी को बता भी नहीं सकते थे। दादाजी, दादाजी, बाबा को बोलो ना जागने के लिए। आज वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। प्रेमचंद अपनी दृष्टिहीन पोती को क्या बताता, लेकिन अभी तो उसके जीवन में एक तूफान और आना था। रमेश की पत्नी को अपने पति के अचानक चले जाने का गहरा सदमा लगा था। वो बीमार रहने लगी थी और एक दिन वो भी चल बसी। 5 साल की दृष्टिहीन गुंजा की पूरी जिम्मेदारी अब उसके दादा प्रेमचंद के कांधों पर आ गई थी। एक दिन जब गुंजा अपने माँ बाप को याद कर रो रही थी तो अरे क्यों रो रही है गुंजा? मैं हूं ना, तेरा दादा है अभी। तुझे किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन बहुत कठोर है, ये अपनों के चले जाने के बाद भी चलता ही रहता है। वैसे भी शोक में ही तो पूरा जीवन नहीं निकाला जा सकता, और शोक कितना भी बड़ा हो, भूख तो लगती ही है। 70 साल के प्रेमचंद ने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनकी उम्र देखकर कोई उन्हें काम देने के लिए तैयार नहीं होता। अरे चाचा, अब ऊपर जाने के दिन आ गए, अब इस उम्र में क्या काम करोगे? प्रेमचंद को समझ नहीं आ रहा था कि अगर काम नहीं मिलेगा तो आखिर घर का चूल्हा कैसे चलेगा। 2 दिन से ना तो उसने कुछ खाया था और ना ही उसकी पोती ने। एक दिन जब वो इस तरह काम के लिए धक्के खा रहा था तो उसे रास्ते में एक औरत दिखी जो अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रही थी। टाइगर, मस्ती नहीं, नो मस्ती, चलो बिस्कुट खा लो। लेकिन शायद वो बिस्कुट खाने के मूड में नहीं था, इसलिए उसकी मालकिन ने सड़क पर बिस्किट का पैकेट फेंक दिया और वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद प्रेमचंद ने कुत्तों वाला वो बिस्कुट उठा लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। गुंजा को ये बिस्किट दे दूंगा, उस बेचारी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अजीब विडंबना है ना, इंसान के नसीब में कुत्तों के खाने वाला बिस्किट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भूख तो इससे भी मिटती ही है। प्रेमचंद यही सोचते हुए रास्ते से चला जा रहा था, तभी उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। उसमें लिखा था एक फैक्ट्री के लिए गार्ड चाहिए, उम्र की कोई सीमा नहीं और वेतन 4000 रुपए। 4000? ये तो बहुत है, इसमें मेरा और गुंजा का गुजारा अच्छे से चल जाएगा। अगले दिन वो उस फैक्ट्री में पहुंच गया। ईश्वर की कृपा से उसे नौकरी मिल गई। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो वो उन पैसों से गुंजा के लिए जलेबी खरीद कर ले गया। उसकी गुंजा को जलेबियां बहुत पसंद थी। गुंजा, अरे ओ गुंजा, कहाँ है री? पता है मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ?
क्या है दादाजी? अरे पहले सोच तो। मेरी फ्रॉक। फ्रॉक तो होली में दूंगा तुझे, वो भी लाल रंग की। तू उसको पहनेगी तो परी के जैसे लगेगी। परी कैसी होती है दादाजी? मैं तो देख नहीं सकती, तो मुझे पता नहीं है ना। परी तेरे जैसी होती है, तेरे जैसी। मेरे जैसी? हाँ, तेरे जैसी। उसके बाद प्रेमचंद ने जैसे ही गुंजा को ये बताया कि वो उसके लिए जलेबी लेकर आया है, तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी। जलेबी? हाँ, जलेबी तो मुझे बहुत पसंद है दादाजी। अरे इसीलिए तो लेकर आया। इस बीच होली आने वाली थी, लेकिन होली के रंगों के आने के पहले प्रेमचंद के जीवन में फिर से एक तूफान आ गया। वो जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसके मालिक की तबीयत खराब हो गई, तो उसकी बेटी ने उसकी जगह पर काम संभाल लिया। उसकी बेटी, जिसका नाम नताशा था, वो बहुत ही घमंडी थी। वो अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों को कर्मचारी कम नौकर ज्यादा समझती थी। एक दिन की बात है, प्रेमचंद को सिर्फ 30 सेकंड की देरी फैक्ट्री का गेट खोलने में हो गई, जब नताशा गेट पर अपनी बड़ी सी लंबी गाड़ी में खड़ी थी। तुम 30 सेकंड लेट हो, तुम्हें टाइम की कीमत पता है कि नहीं? मेम साहब, जैसे ही मैंने हॉर्न की आवाज सुनी, मैं तो भागा भागा आ गया। लेकिन 30 सेकंड लेट। एक तो मुझे बूढ़े और ढीले लोग इस कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए, और तुम दोनों ही हो। मेम साहब, दया करिए मेम साहब, नौकरी से मत निकालिए। तो क्या करूं? तुम्हारे जैसे आलसी आदमी को मुफ्त की तनख्वाह देती रहूं? मुझसे ये उम्मीद मत करो। मैं तुम्हें इसी समय नौकरी से निकालती हूं। गेट आउट। नताशा के ऐसा कहने पर प्रेमचंद उसके पैरों में गिर पड़ा। दूर हटो, दूर हटो मुझसे, बदबूदार गरीब आदमी, दूर हटो। तुम्हारे बदन से गरीबी की महक आ रही है। सिक्योरिटी, इस आदमी को यहां से उठाकर बाहर फेंक दो। बदबूदार गरीब आदमी, तुम्हारे बदन से गरीबी की महक आ रही है। ये शब्द प्रेमचंद के कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो आंखों में आंसू लिए अपने घर पहुंचा। उस रात उससे ये सोचकर खाना नहीं खाया गया कि अब कैसे उसका और गुंजा का जीवन कटेगा। वो छिपकर रो रहा था। गुंजा भले देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस तो कर सकती थी। दादाजी, दादाजी, आप रो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अरे मैं क्यों रोऊंगा? उसकी बात को सुनकर गुंजा उसके पास आई और अंदाजे से उसकी आंखें छूकर बोली, आप झूठ बोल रहे हैं दादाजी, देखिए तो आपकी आंखें गीली हैं। अरे नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा बिटिया, वो मेरी आंखों में कुछ चला गया था। दादू, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? खाओ मेरी कसम। लेकिन मेरी झूठी कसम खाओगे तो मैं मर जाऊंगी। गुंजा की बातों को सुनकर प्रेमचंद ने उसे गले से लगा लिया। अगले दिन से वो फिर से काम की तलाश में लग गया। किसी तरह सैकड़ों बार हाथ पैर जोड़ने के बाद उसे बोरियां उठाने का काम मिला। चक्कर आने के बाद गिर जाने से आज उसे जल्दी छुट्टी मिल गई, लेकिन ये छुट्टी हमेशा के लिए थी। उसकी ये नौकरी भी चली गई। इतनी मेहनत से ये नौकरी मिली थी, आज ये भी चली गई। प्रेमचंद उदास सा मार्केट से गुजरते हुए अपने घर जा रहा था। हर ओर होली का बाजार सजा हुआ था। सभी खरीदारी कर रहे थे। कोई पिचकारी तो कोई रंग तो कोई कपड़े खरीद रहा था। प्रेमचंद ने गुंजा से लाल फ्रॉक दिलाने का वादा किया था, लेकिन उसकी जेब में तो कुल मिलाकर 5 ही रुपए थे। वो घर की ओर बढ़ा जा रहा था, तभी उसकी नजर रास्ते में लगी भीड़ पर गई। वो भागकर वहां गया। वहां एक जवान लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। सड़क किनारे वो बेसुध पड़ी थी। अरे ये तो नताशा मेम साहब है। प्रेमचंद ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसके बाद उसे रास्ते के किनारे एक खाली रेहड़ी दिखाई दी। उसने नताशा को उसमें डाला और अस्पताल की ओर भागा। डॉक्टर साहब, ये हमारी मेम साहब है, इनका जल्दी से इलाज शुरू कर दीजिए। प्रेमचंद सही समय पर नताशा को लेकर अस्पताल पहुंच गया था, नहीं तो शायद उसे बचाना मुश्किल हो जाता। कुछ देर बाद ही नताशा के पापा भी वहां गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें सारी असलियत का पता लगा। वो प्रेमचंद का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे।
कुछ देर बाद नताशा को होश आ गया। उसके पिता उससे मिलने आईसीयू में गए। भगवान का शुक्र है मेम साहब की जान बच गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। उधर नताशा को जब सारी सच्चाई का पता लगा तो उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। उसे अपनी वो हरकत याद आने लगी जो उसने प्रेमचंद के साथ किया था। उसे बहुत पछतावा होने लगा। ठीक होते ही वो प्रेमचंद के घर उससे माफी मांगने पहुंचे। प्रेमचंद जी, कहाँ हैं आप? नताशा की आवाज सुनकर गुंजा बाहर आई। कौन है? दादाजी तो होली के दिन माँ बाबा के पास चले गए। माँ बाबा के पास? वो कहाँ रहते हैं? भगवान जी के पास। गुंजा की बात को सुनकर नताशा को सदमा सा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे मासूम गुंजा पर बहुत दया आ रही थी। नताशा ने तय कर लिया कि वो गुंजा को अपने पास रखेगी। क्या पता ऐसा करने से उसके पाप कुछ कम हो जाए। वो गुंजा को अपने साथ ले आई। उस दिन के बाद नताशा बिल्कुल बदल गई।